हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सैनिक स्कूल का एक मॉक टेस्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जीके का सेशन रहेगा। जीके के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सैनिक स्कूल के आपको जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे, इनके सॉल्यूशन हम साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो मनसबदारी सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस करा था। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक रीजन रहता है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, वो उस रीजन को मैनेज करेगा। तो उस चीज़ को हम क्या कहते थे, उस पर्सन को, एक पोस्ट को कहते थे मनसबदार। और यही जो सिस्टम था इसको कहते थे मनसबदारी सिस्टम। तो मुगल एम्पायर में जो मनसबदारी सिस्टम था वो लागू करने वाले कौन थे? अकबर थे। इन्होंने 1571 में क्या करा था, जो मनसबदारी सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52। द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड द अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन को समझने वाले पर्सन कौन थे? कौन से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा? तो जब भी हम अशोकन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक नेम कॉमन होता है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो पर्सन थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1838 में अशोकन इंस्क्रिप्शन को समझा था। ठीक है, और अगर अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करें, इनके स्क्रिप्ट की बात करें, तो ये बहामनी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। ये बहामनी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। और इसके साथ हमें एक और स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, बहामनी के साथ खारतौशी करके एक स्क्रिप्ट होती है, खारतौशी स्क्रिप्ट। तो इन दोनों स्क्रिप्ट्स में क्या अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे। आपको पता होगा अशोकन पिलर है, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। इसके अलावा केव्स हुआ करती थी, तो केव्स के अंदर अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जानकारियाँ हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं, तो वो कहता है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है अपनी क्लासेस में। जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, तो ये कब बनता है? गांधी जयंती के दिन बनता है, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हम एक और डे बनाते हैं, इसको कहते हैं NRI डे। NRI डे, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, कब बनाते हैं? तो ये तब बनाते हैं जब गांधी जी 1950 में इंडिया आए थे। तो वो डेट रही थी 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को हम गांधी जी इंडिया आए थे। और इसी दिन से हमने क्या बनाना शुरू करा, इसको डिक्लेयर करा है NRI डे। तो यहाँ से आपके दोनों डेट्स कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल। वूल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा है? तो वूल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक निकनेम भी हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वूल को कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये कौन है? राजस्थान। इंडिया में सबसे ज़्यादा वूल कहाँ प्रोड्यूस होती है? राजस्थान के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया जो ऑड वन है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड डेड सी। तो इसको देखते ही हम समझ जाएंगे क्या ऑप्शन नंबर सी जो है कैस्पियन सी इसका सही आंसर होने वाला। ये इनसे अलग है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक लेक है। कैस्पियन सी इज़ अ लेक। ये हमारे ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में पाई जाती है, ईस्टर्न यूरोप। और जो एशिया का कॉन्टिनेंट है, एशिया और यूरोप को भी एक तरह से बाउंड्री का काम करती है ये। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सी, क्योंकि वो एक लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच नेशनल पार्क और सेंचुरी इज़ नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी है जो राजस्थान में नहीं है? तो सरिस्का की बात करें, सरिस्का बिल्कुल राजस्थान में है। सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांबर के नाम से एक सांबर झील भी है, लेक है, तो ये भी कहाँ है? राजस्थान में। राजा जी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड के अंदर है। और अगेन रणथंभौर कहाँ पे आएगा? राजस्थान के अंदर आएगा। तो यहाँ से हमको सारे ऑप्शन पता चल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल है वो कौन सी होती है? तो वो
नो डाउट कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। ठीक है, नर्व सेल का काम क्या होता है, सिग्नल्स को रिसीव करके ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है, रिसीव और सेंड करती है मैसेजेस को। इसका एक और नाम है ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। इसको हम क्या, न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते थे, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। इनका काम क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल रिसीव करना और बॉडी तक पहुंचाना, या फिर वाइस वर्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। विच वन इज अ रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। पहले तो रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री क्या होती है हमको ये समझना जरूरी है। हमने 3 तरह की इंडस्ट्री देखी है। ठीक है, पहली कौन सी होती है, प्राइमरी, उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी, और फिर आती है टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये तीनों में फ़र्क क्या है। पहले तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो रॉ प्रोडक्ट्स को बनाती है, जो रॉ प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, खेती होती है तो डायरेक्ट हमको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। उन्हीं रॉ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हमें नए प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सपोज़ आपके घर में कोई फर्नीचर है बढ़िया सा, कोई टेबल है, कुछ भी है, तो वो कहाँ से आया है, वुड से बना है। एक्चुअली में जो वुड है, जो रॉ प्रोडक्ट है, वो आता कहाँ से, एग्रीकल्चर से। फर्स्ट इंडस्ट्री से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री तो ये रही। टर्शरी कौन सी होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है। टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी है, सर्विस प्रोवाइडर। ये इंडस्ट्री क्या करेगी, एक तरह की सर्विस देगी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग की एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कौन सा, बैंकिंग का। या फिर बैंकिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, ये अपनी सर्विस देती है, हमें घुमाती है, कुछ भी करती है, लेकिन इन दोनों इंडस्ट्री से इसका कोई काम नहीं है, ये रॉ प्रोडक्ट से डील नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली इंडस्ट्रीज़ की, तीनों टाइप की देख ली। अब यहाँ पे आता है रॉ मटेरियल से बात करिए, मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री से अगर देखते हैं, बिल्कुल पेट्रोलियम रिफाइनरी है। रिफाइनरी एक्चुअली वर्ड यूज़ करा है, हमने पढ़ा है पेट्रोलियम के चैप्टर में कि रिफाइन करा जाता है, वो अलग प्लेसेस पे होता है, तो सेकेंडरी में आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर जाएँ, शुगर इंडस्ट्री दिख रही है। अब इसको भी अगर हम प्रॉपर इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ओरिएंटेड इंडस्ट्री का क्या मीनिंग होता है, जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, किसी चीज़ को बनाने में खर्चा है, वो ज़्यादा हो सकता है किससे, उसके सेल्स या फिर प्रॉफिट हम जो कमा रहे हैं। कब होगा, जब इसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है, फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री, ठीक है, फील्ड से फैक्ट्री तक ले जाने में कई बार होता है कि ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कुछ हो सकता है, तो ऐसे में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इन केसेस में क्या करा जाता है, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, हम उसी के साथ क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री कहाँ है, आपको या वहीं मिलेगी जहाँ पे आपको शुगर केन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, आपका रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री का रहेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59। क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका बिलोंग टू विच कंट्री। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, हमको पता है। अब पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। वो कहाँ के थे, इटली के थे, इटालियन थे। ठीक है, 1492 में क्या करा था इन्होंने, अमेरिका की खोज करी थी सी रूट के थ्रू, और सी से आए हैं तो किसी शिप से आए होंगे, तो उनकी शिप का नाम हमको याद रखना है। ठीक है, उनकी शिप कौन सी थी, सेंटा मारिया। उनकी शिप का नाम क्या था, सेंटा मारिया। तो ये 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। वो इटालियन थे, अमेरिका की खोज करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, 1492 में आए थे, और सेंटा मारिया की नाम की शिप थी, उससे आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। द कमांडर ऑफ द अरब आर्मी हु कॉन्कर्ड सिंध। सिंध को जीतने वाला जो कमांडर हुआ करते थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने क्या करा था, 1712 AD में जो सिंध है, सिंध का रीजन था, उस पर कब्जा कर लिया था। और अगर बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है क्या अरब आर्मी को लीड कर रहे थे, तो अरब आर्मी जो थी, किंगडम था, कौन सा किंगडम था, उमायद। ये किस नाम से हम जानते थे, उमायद किंगडम के, तो ये वहाँ के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ते हैं। होम डिड महात्मा गांधी रिगार्डेड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी ने अपने पॉलिटिकल गुरु किन्हें कहा था, या किसको अपने गुरु का दर्जा देते थे, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इनकी बात करें तो इनको एक और नाम से हम जानते हैं, एक आप कह सकते हो टाइटल दिया गया है, क्या है, डायमंड ऑफ इंडिया।
डायमंड ऑफ इंडिया, ये किन्होंने कहा था? बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इनको, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या, डायमंड ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, वो कौन से स्पोर्ट से होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में रहते हैं, तो आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा क्या है, जैवलिन थ्रो। ये फर्स्ट ऐसे एशियन एथलीट रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस जैवलिन थ्रो। इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है, कौन सी कैटेगरी में? मेंस जैवलिन थ्रो कैटेगरी में ओलंपिक गोल्ड जीता है, फर्स्ट एशियन रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, फर्स्ट एशियन एथलीट रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। विच मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी बिल्कुल गांधी जी ने ही चलाया था, लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट है ऑप्शन नंबर 2, ये गांधी जी ने नहीं चलाया था। इसके अलावा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये चलाने वाले भी गांधी जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्वदेशी मूवमेंट, ये इन्होंने नहीं चलाया था। अगर स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, इन्होंने नहीं चलाया, तो एक्चुअली में हमें 3 नाम देखने को मिलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर, लाल, बाल एंड पाल, तो इन्होंने मिलकर जॉइंटली चलाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिनके बारे में हम जानते हैं कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा था, और कहाँ पर करा था? पूना और बॉम्बे के रीजन में। बाल गंगाधर तिलक कौन कौन से रीजन में? पूना एंड बॉम्बे, इस रीजन में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को लीड करा था। साथ ही साथ हमारा एक और मूवमेंट आया था, कौन सा था वो? बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, दोनों अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाए गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अगर ईयर की बात करते हैं तो ईयर भी ज़रूरी है यहाँ पर, ये चलाया गया था 1905 में। ठीक है, सेम ईयर एज दी बंगाल डिवीज़न, जब बंगाल का डिवीज़न कर दिया गया था, उसी ईयर ये मूवमेंट भी चलाया गया था। ठीक है, 1905 में। अगर उस टाइम के वाइसरॉय की बात करें तो लॉर्ड कर्जन हमारे कौन थे? वाइसरॉय थे। लॉर्ड कर्जन हमारे वाइसरॉय रहे थे बंगाल पार्टीशन के टाइम में, या फिर स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, इसके बारे में पढ़ रखा है। केम इनटू फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं एक और वर्ड हमको देखने को मिलता है, कौन सा? इम्प्लीमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको हमने कब इम्प्लीमेंट करा था? तो 26 जनवरी 1950 की तारीख वो थी जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था। अगर हम बात करते हैं अडॉप्ट करने की, हमने कौन सी तारीख को अडॉप्ट करा था? तो ये 26 नवंबर 1949 था, जब हमने क्या करा था? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया था। तो दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे। जब अगर हमको इम्प्लीमेंट पूछा है तो 26 जनवरी 1950 आएगा। अगर हमसे पूछा गया कब हमने अडॉप्ट करा था, तो वो 26 नवंबर 1949 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को रीड करते हैं। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स, ओजोन लेयर जो है हमारी प्रोटेक्ट करती है, सबको पता है। अब इसमें पूछा है किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, किस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेती है वो, तो वो क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज है। इसको ओजोन लेयर क्या करती है? अब्जॉर्ब कर लेती है और हमें इससे बचाती है। हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर इसमें हेल्प करती है। अगर ओजोन लेयर की बात करते हैं तो कौन से लेयर में पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगर हाइट की बात करें तो लगभग हमें 50 to 30 किलोमीटर्स के आसपास ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन कार्स एंड बसेस टू सी रियर ट्रैफिक, रियर ट्रैफिक मतलब रियर व्यू मिरर की बात हो रही है। तो रियर व्यू मिरर जो कार्स के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉनकेव ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कॉनकेव मिरर हमारे कहाँ? हेडलाइट्स के अंदर यूज़ होते हैं। कॉनकेव मिरर हमारे हेडलाइट्स के अंदर यूज़ होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर हमारे रियर व्यू मिरर में यूज़ होते हैं, ताकि पीछे की चीज़ों को देख सके। और इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट काफ़ी हमें डिमिनिश, छोटी दिखती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये जो स्लोगन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किन्होंने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, चलो दिल्ली का। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया है?
चलो दिल्ली। और ये कहाँ पर दिया? सिंगापुर में दिया। अब सिंगापुर में क्यों दिया? उस टाइम सिंगापुर में 1942 में इन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ पे बनाई थी इन्होंने? सिंगापुर में बनाई थी। ये क्वेश्चन आपसे लास्ट जो आपका पेपर हुआ है आरएमएस का, वहाँ पे आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में इन्होंने कहाँ? सिंगापुर में बनाई थी, और वहीं से इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली। और इन्हें जो नेताजी का जो टाइटल है ये भी किन्होंने दिया? इनके जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने ही जर्मनी में ये गए थे, वहाँ पे इनको ये टाइटल दिया गया नेताजी का, और सेम ईयर में दिया था 1942 में ही ये टाइटल भी दिया गया। तो वहीं से इन्होंने क्या? सिंगापुर से ही चलो दिल्ली का जो है नारा दिया था। इसके अलावा जय हिंद जो है, जय हिंद, ये नारा भी किन्होंने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव करते हैं। 68, द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने रिसेंटली वाटर साइकिल का चैप्टर था, हमने उसमें पढ़ा है। प्लांट क्या करता है? जब उसकी बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो क्या करता है? उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। एटमॉस्फेयर में क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ये हमने वाटर साइकिल के जितने जो टॉपिक थे उनको ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वहीं से आया है। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पावर है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट या फिर पीपल। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, पावरफुल कौन होते हैं? आम जनता जो होती है, पीपल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? पीपल। इसीलिए हमारे पास एक और भी होता है, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास आती है? पीपल के पास, जो आम जनता है उनके पास आती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी तो उसके दौरान पृथ्वीराज चौहान लड़े थे और हराया था। यहाँ पे लिखा गया हु वॉज डिफीटेड, मतलब हरा भी दिया था। तो इनमें से कौन थे? बलबन? बिल्कुल नहीं, बलबन बहुत लेट आते हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी क्या है? इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इल्तुतमिश भी स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, सब मोहम्मद गजनी ये यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो इस सही आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी। अगर बैटल ऑफ तराइन की बात करें, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की बात करें, यहाँ पे 2 हुई थी और कंसेक्यूटिवली एक ईयर के बाद एक ईयर होती रही थी। तो सबसे पहले 1191 में, ठीक है, 1191 में कौन सी होती है हमारी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान है, जीत जाते हैं। लेकिन अगेन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी वापस आते हैं, और इस बार क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान इनसे हार जाते हैं। तो 2 बैटल हुई थी, याद रखना, 1191 में फर्स्ट हुई थी और 1192 में सेकंड हुई थी। पहली वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और सेकंड वाले में हार गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ मूव करते हैं। 71 कहता है विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना एंड इंडिया। हमें 2 कंट्री के नाम दे दिए गए हैं। सबको पता है मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है? चाइना है, और उसके बाद है इंडिया। अब यहाँ पे पूछा गया है थर्ड की बात करी है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? यूएसए आता है। ठीक है, चाइना, इंडिया एंड यूएसए, ये सीक्वेंस रहेगा। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में यूएसए दिया है, तो थर्ड पॉपुलस कंट्री हमारी यूएसए हो जाएगी। इसके अलावा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72 में, टाइडल फॉरेस्ट दैट ग्रोज बाय द साइड ऑफ कोस्ट एंड ऑन द एजेस ऑफ डेल्टाज आर नोन एज। जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, एक नाम तो हमको ये दे दिया टाइडल फॉरेस्ट है, कुछ रीजन्स बताए हैं कहाँ पर होते हैं? कोस्टल एरिया में होते हैं जहाँ पे डेल्टास फॉर्म होती है। तो उन फॉरेस्ट को हम कौन से फॉरेस्ट कहते हैं और उनका क्या नाम है? ये हमने अपने रिवर्स के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, कौन से? ऑप्शन नंबर सी में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मॉनसून नहीं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमने पढ़े हैं, इनकी पतली पतली टहनियाँ होती हैं, आपस में इंटरवाइंड होती है, एक दूसरे से बहुत बुरे तरीके से जुड़ी होती हैं। ठीक है, एक नेटवर्क से ये क्रिएट करती हैं। और कौन से? वाटरी एरिया में जहाँ पे डेल्टाज होते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? एक रिवर फ्लो कर आती है, जब वो एक प्लेन एरिया को एंटर करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा
ढलान नहीं होती है तो उस रीजन में क्या होता है, रिवर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन, पानी वाला रीजन होता है और यहीं पे हमको कौन से मैंग्रोव्स के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पर है ये, जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। कौन सा है, सुंदरबंस, ठीक है, वेस्ट बंगाल और कौन से, बांग्लादेश। मेजॉरिटी जो एरिया है इसका कहाँ आता है, बांग्लादेश के रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। कुछ एरिया है जो वेस्ट बंगाल में इंडिया में लाई कर रहा है और यहीं पे हमको कौन से देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव्स दिखते हैं। अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पे पद्म रिवर जिसको इंडिया में गंगा कहते हैं, और जमुना रिवर जिसको हम क्या, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इन दोनों से मिलकर कौन से मैंग्रोव, जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है ये बनता है और यहीं पे कौन से मैंग्रोव के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो हेड होते हैं, कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे वो कौन रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट कौन है, हमारे जगदीप ढांकर जी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा भी दिया हुआ है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होते हैं, अभी एट प्रेजेंट कौन है हमारे, ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी कौन है हमारे प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेट इज रिगार्डेड एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इंडिया का स्पाइस गार्डन हम किसे कहते हैं, चलिए सॉरी, तो इंडिया का जो स्पाइस गार्डन है हम किसे कहते हैं, केरला को कहते हैं, ठीक है। केरला की बात करें, इसको वैसे एक और चीज़ कहा जाती है, क्या कहते हैं हम, गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है। केरला को और हम क्या कहते हैं, गॉड्स ओन कंट्री, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। दो चीज़ें हमने इनके बारे में देख ली। अगर हम सीएम की बात करते हैं इनके, ठीक है, सीएम और गवर्नर की बात करते हैं, तो सीएम इनके कौन है, पिनरई जी, पिनरई विजयन कौन है, इनके सीएम है। और अगर गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान इनके क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज पूछा गया है। लार्जेस्ट स्टेट सबको पता है, बहुत ही ईजी है, कौन सा रहेगा, राजस्थान रहेगा, ठीक है। अगर इनके राजस्थान के सीएम की बात करते हैं तो कौन है ये, अशोक गहलोत। और अगर गवर्नर की बात करते हैं तो कलराज मिश्रा, ये कौन है, गवर्नर ऑफ राजस्थान है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमने डिस्कस ना करा हो, पहले सारे डिस्कस करे हुए क्वेश्चन आए थे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दें, साथ ही साथ एक लाइक भी ज़रूर दे के जाएँ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, एक और मॉक के साथ आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।